हेलो फ्रेंड्स, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसके टॉप 25 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस चैप्टर के पूरे एमसीक्यू अगर आपने कवर कर लिए तो एग्जाम आप एमपीटेट वर्ग 1, केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस किसी भी भर्ती में से आप आसानी से इससे एक भी क्वेश्चन को आउट नहीं देख पाएंगे दोस्तों एग्जाम में। तो आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। आंसर बताइए इसका क्या लिखा है। 105 डिग्री से कम दूरी पर भूकंप मापी क्या दर्ज कर सकता है। भूकंप मापी यंत्र जो होता है हमारा, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, है ना, जो कि भूकंपी तरंगों का अभिलेखन करता है। बताइए वह 105 डिग्री से कम दूरी पर कौन कौन से तरंगों को अवलोकित करता है, रिकॉर्ड करता है। बताइए। ए केवल पी तरंग, बी केवल एस तरंग, सी बोथ पी एंड एस, या डी नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या हो सकता है आंसर। बताइए। आंसर हो जाएगा दोस्तों पी व एस बोथ, यानी 105 डिग्री से कम, है ना, उससे दोनों पर पी 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 वेव्स और एस वेव्स दोनों का ही शेडो जोन रहता है दोस्तों, है ना। इसलिए पी और एस 105 डिग्री से कम दूरी पर भूकंप मापी द्वारा दर्ज की जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 105 डिग्री से कम जो है इसमें दिखाई दे रहा है, ये पी तरंग का शेडो जोन है और एस तरंग का शेडो जोन है दोस्तों। पी तरंग का छाया क्षेत्र और एस तरंग का छाया, पी तरंग का छाया क्षेत्र देखिए 105 डिग्री से परे है और 105 से 105 तक है। इसका मतलब इसमें भी 105 से कम में तो दोनों आएंगे, तो 105 से कम में दोनों ही का ही शेडो जोन होता है। तो भूकंप मापी यंत्र जो होता है, जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, वह दोनों ही तरंगों को क्या करता है, रिकॉर्ड कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे सामान्य भूकंप प्रकार कौन सा है। बताइए। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक। जो सबसे ज्यादा आता है, जिसे हम बोलते हैं कि सामान्य भूकंप है, ऐसा तो भूकंप आता रहता है। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर आपके लिए। ये ज्वालामुखी भूकंप बोलते हैं, यानी वोल्केनिक, विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक, विस्फोटक एक्सप्लोजन, या बांध जनित यानी रिजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विवर्तनिक भूकंप, यानी सबसे सामान्य भूकंप है जो कि प्लेटों के टकराने से होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने दी थी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं टेक्टोनिक प्लेट के थ्रू ही आते हैं, जिसे सामान्य भूकंप कहा जाता है, जो हलचल होती रहती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए आंसर क्या हो सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में उत्पन्न भूकंप कहलाता है, क्या कहलाता है। अर्थक्वेक ओक्यूरिंग इन एक्टिव वोल्केनिक रीजन आर कॉल्ड। बताइए। विवर्तनिक भूकंप बोलते हैं, या पतन ज्वालामुखी, या कृत्रिम। बताइए आंसर क्या हो सकता है इनमें से। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र यानी एक्टिव वोल्केनिक रीजन है, तो उसमें फिर किस प्रकार का ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो शायद शायद क्या आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन वाला क्षेत्र है, तो वोल्केनिक भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बताइए आंसर क्या होगा। खनन क्षेत्र यानी माइनिंग एरिया की बात कर रहे हैं। खनन क्षेत्रों में छत धंसने से उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं। अर्थक्वेक क्यूज्ड ड्यू टू माइन रूफ ऑफ कोलैप्स आर कॉल्ड। तो खनन क्षेत्र यानी माइनिंग क्षेत्र में अगर कोई भूकंप आ रहा है और वहां पर कोई छत धस रही है, तो उस छत धसने से भी भूकंप आ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के भूकंप को नियात भूकंप कहा जाता है, यानी कोलैप्स अर्थक्वेक कहा जाता है, जो कि माइनिंग वाले एरिया में होता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए आंसर क्या होगा। 30 का आंसर बताइए। बड़े बांधों के कारण उत्पन्न भूकंप को क्या कहा जाता है। जो बड़े बड़े बांध बने होते हैं, अर्थक्वेक क्यूज्ड बाय लार्ज डैम आर नाउन एज। बताइए। बांध, बड़े बड़े बांध के कारण भी जब टूटते हैं तो उससे भी पृथ्वी पर भूकंप आने की पूरी संभावना बन जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं,
क्या ज्वालामुखी भूकंप बोलते, कृत्रिम, बांधजनिक या विवर्तनिक, टेक्टोनिक? बताइए आंसर क्या होगा। तो बड़े बांधों के कारण जो भूकंप आते हैं टूटने से, तो उस प्रकार के भूकंप को बांध जनित यानी रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहा जाता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, अससन रीजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। बताइए, अससन दे रखा है आपको, बताइए। अससन है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी तरंग का छाया क्षेत्र पाया जाता है, यानी पी वेव्स का शेडो जोन पाया जाता है 105 टू 145 के बीच। रीजन ये बता रहा है, कारण क्योंकि बाह्य कोर द्रव अवस्था में, यानी आउटर जो कोर है हमारा वह क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जिससे पी तरंगों का अपवर्तन हो जाता है। क्या ये सही है क्या? कथन देखिए, और कथन की क्या पूरी तरीके से रीजन व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ए वाला नहीं तो बी वाला, सी वाला कि डी वाला। बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें देखिए, असर्शन हमारा कह रहा है कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच, है ना, 105 टू 145 डिग्री के बीच जो है पी तरंग का छाया क्षेत्र पाया जाता है। बिल्कुल सही है, हमने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पी तरंग का छाया क्षेत्र जो होता है वो 105 टू 145 डिग्री के बीच होता है। रीजन ये कह रहा है क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि बाह्य कोर द्रव अवस्था, बिल्कुल आउटर कोर जो है हमारा दोस्तों, यानी बाहरी क्रोड जो है वह क्या है, द्रव अवस्था, जिससे पी तरंगों का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, नहीं रिफ्रैक्शन हो जाता है पी वेव्स का। तो ये इसका सही कारण है कि पी वेव्स का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि बाह्य कोर क्या द्रव अवस्था में है और पी तरंगे जो होती है ना, ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है ना। तो इस कारण से आंसर हो जाएगा बोथ ए और आर दोनों सही है, तथा आर सही व्याख्या करती है दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, बताइए आंसर क्या होगा। असंततता क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस डिसकंटिन्यूटी, है ना, डिसकंटिन्यूटी क्या है, बताइए। ऊपरी परत को बोलते हैं यानी अपर लेयर्स को, या बी निचली परत को, लोअर लेयर को, सी दोनों परतों का जो संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू लेयर्स इसको बोलते हैं, या नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं को बोलेंगे। बताइए आंसर क्या हो सकता है। असंततता क्या है, व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी। तो दोस्तों डिसकंटिन्यूटी जो होती है वह दो परतों के बीच का संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, है ना। जब एक परत दूसरी परत से अलग हो रही होती है, मतलब बदलने वाली होती है, उनके बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जिसमें कुछ डिस्टेंस में दोनों ही की जो लेयर है वहां पर दोनों ही परतों का संक्रमण क्षेत्र होता है ना। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सारा स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, यूं समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी के केंद्र तक है ना। इसमें आपको देख रहे हैं कि भूपर्पट यानी क्रस्ट जो है वह क्रस्ट 100 किलोमीटर तक पाई जाती है ना। कहीं कहीं पे 200 किलोमीटर तक भी बताया गया है कि जो क्रस्ट होती है वो 200 किलोमीटर तक, लेकिन 100 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। मैक्सिमम 0 से 100 किलोमीटर तक हमारी भूपर्पट्टी होती है ना, भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट। और दूसरी परत होती है पृथ्वी की मेंटल, और तीसरी होती है क्रोड यानी कोर, है ना। तो पृथ्वी की 3 परतें होती है, जिसमें से 100 किलोमीटर की गहराई तक हमारी क्रस्ट पाई जाती है। मेंटल हमारा जो होता है 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, और वहां से अपर मेंटल और 5100 किलोमीटर तक मेंटल का लोअर पार्ट पाया जाता है, और 6381 किलोमीटर 3370-80 किलोमीटर तक हमारा क्या पाया जाता है, क्रोड पाया जाता है दोस्तों। यानी तीनों परतों की गहराई हो गई। अब देखिए इसमें आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या है, जैसे ये मैंने लिख रखा अपर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, है ना, जिसको यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा, यानी अपर कोर और लोअर कोर ये दोनों जो है क्रस्ट है, यहाँ से क्रस्ट खत्म हो रही है, और मेंटल अपर मेंटल लोअर मेंटल, यानी मेंटल के भी दो भाग है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, और क्रोड के भी दो भाग है, अपर क्रोड लोअर क्रोड, और क्रस्ट के भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो इन सबके बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसे असंततता यानी डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, और इनके नाम भी दिए हैं दोस्तों, जैसे अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है इनके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में भी पाई जाती है। तो क्रस्ट
और क्रस्ट यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे कोनराड बोलते हैं, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है दोस्तों उसको रेपिटी बोला जाता है, रेपिटी। और क्रोर के बीच में जो पाई जाती है उसको बोला जाता है दोस्तों लेहमान डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है? लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये तो हो गई क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट के बीच में कोनराड, मेंटल रेपिटी और क्रोर लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अब हम ये पढ़ लेते हैं कि दो परतों के बीच को क्या बोलते हैं। तो एक क्रस्ट के मेंटल और क्रोर के बीच की हुई थी। लेकिन जैसे ये यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रस्ट खत्म हो रही है और मेंटल चालू स्टार्ट हो रहा है, मतलब तो यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी चालू हो रही है, यानी दो परतों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है ना। और इसको बोला जाता है मोह डिसकंटिन्यूटी दोस्तों। और जहाँ पर मेंटल खत्म हो रहा है और क्रोड लग रहा है दोस्तों, है ना, मेंटल खत्म हो रहा है और क्रोड लग रहा है, इसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये हो गई हमारी पूरी तरीके से कवर, है ना। और इसमें देखिए डेंसिटी बताई गई है कि हमारे जो अपर लेयर है क्रस्ट उसकी डेंसिटी होती है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और जो मेंटल होता है अपर मेंटल 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और लोअर मेंटल की 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्या होता है डेंसिटी होती है। मतलब एक घन सेंटीमीटर टुकड़ा काटेंगे तो उसमें से 5 ग्राम वजन निकलेगा। और सबसे ज्यादा घनत्व होता है दोस्तों क्रोड का 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए तो ये सारा इसमें कंप्लीटली कवर हो गया है। और ये एडवर्ड शेस ने इसका वर्गीकरण किया था सियाल, सीमा और नीफे। एडवर्ड शेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें बताई थी, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल का मतलब है सिलिकॉन एल्यूमिनियम और सीमा का मतलब है सिलिकॉन मैग्नीशियम और नीफे का मतलब है निकिल और फेरस, है ना। तो इस प्रकार से 3 लेयर उनके द्वारा बताई गई थी। सियाल का मतलब उनके हिसाब से सियाल का मतलब हो गया है क्रस्ट, सीमा का मतलब मेंटल और नीफे का मतलब हो गया क्रोड। तो ये हमने पूरा इसमें पूरा कवर कर लिया दोस्तों पृथ्वी की परतों का शॉर्ट फॉर्म में, है ना। कम समय में हमने पूरा कवर किया इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। फ्लड बेसाल्ट प्रांत, है ना, प्रोविजंस, फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस जो कि एक ज्वालामुखी है ना, कि मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लड बेसाल्ट? क्या ये विस्फोटक ज्वालामुखी होता है फ्लड बेसाल्ट? यह अत्यधिक तरल लावा वाला और व्यापक फैलाव वाला होता है, एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ हाईली फ्लूड लावा, या केवल पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण, या फिर लास्ट वाला है हमारा महासागरीय गर्तों में निर्माण? बताइए क्या हो सकता है आंसर, चारों में से बताइए। तो दोस्तों फ्लड बेसाल्ट प्रांत जो होता है यह अत्यधिक तरल लावा निकलने वाला एक ज्वालामुखी होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। फ्लड अत्यधिक तरल निकलता है लावा, जो लावा निकलता है इसमें से वह बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, हाईली फ्लूइड लावा होता है ना, और व्यापक फैलाव होता है, यानी एक्सटेंसिव स्प्रेड होता है इसके अंदर। तो आंसर हो जाएगा फ्लड बेसाल्ट का हमारा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में फ्लड बेसाल्ट का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? भारत में भी है इस प्रकार का फ्लड बेसाल्ट ज्वालामुखी पाया जाता है, वोल्केनो पाया जाता है फ्लड बेसाल्ट वाला। तो क्या ये अरावली पर्वत है में पाया जाता है, ये डक्कन ट्रैप में, या हिमालय में, या नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है? बताइए कहाँ पर पाया जाता है इस प्रकार का फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस ज्वालामुखी? आंसर हो जाएगा दोस्तों डक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो होता है यहाँ पर महाराष्ट्र के भाग में या दक्कन ट्रैप वाले भाग में फ्लड बेसाल्ट ज्वालामुखी पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। बताइए 35 का आंसर क्या होगा? बेथोलिथ क्या है? व्हाट इज अ बेथोलिथ? धरातल पर जमा लावा उसको क्या बेथोलिथ बोलते हैं? ये भूपर्वती के भीतर ठंडा हुआ विशाल आग्नेय पिंड उसको बोलते हैं, या ज्वालामुखी शंकु यानी वोल्केनिक कोन को, या राख का ढेर एस ऑफ डिपॉजिट? बताइए बेथोलिथ क्या है? आंसर बताइए बेथोलिथ क्या है? आंसर क्या होगा दोस्तों? बेथोलिथ क्या है? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा बताइए? आंसर हो जाएगा दोस्तों भूपर्वती के जो अंदर भीतर जो ठंडा हुआ विशाल आग्नेय पिंड है, यानी आग्नेय पिंड जो है भूपर्वती के अंदर अगर हमारा लावा ठंडा हो जाता है प्रकृष्ट के अंदर तो जो आकृति बनती है ना,
विशाल आग्नेय पिंड, उसे बेथुलित कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, लेकोलिथ क्या है, लेकोलिथ की आकृति कैसी होती है ना, लेकोलिथ की आकृति कैसी होती है। ये एक्चुअल में जब लावा का जमाव पृथ्वी के अंदर होता है तो विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है ना, जिसे प्लूटोनिक रॉक बोला जाता है। यानी प्लूटोनिक रॉक मतलब पृथ्वी के अंदर बनने वाली चट्टानें होती है, और ये विभिन्न आकृतियों की होती है, जिसमें से बेथोलिथ, लेकोलिथ, सिल, डाइक आदि पाए जाते हैं। तो बताइए लेकोलिथ क्या है, लेकोलिथ की आकृति कैसी होती है। क्या कोनिकल होती है यानी शंक्वाकार, गुंबदाकार, डोम शेप्ड, या स्तंभाकार यानी कोलम्बनार, या समतल परत हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेयर। बताइए क्या होगा आंसर। तो लेकोलिथ जो है वह डोम शेप की होती है दोस्तों, यानी गुंबदाकार होती है। लेकोलिथ की आकृति कैसी होती है, गुंबद के आकार की होती है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, पिक्चर्स में लेकोलिथ यहाँ पर दिखाई देगा, ये लेकोलिथ। और लेकोलिथ जो है इस प्रकार की गुंबदाकार आकृति है दोस्तों, गुंबद के जैसे है ना, इस प्रकार से है ना। तो गुंबद के आकार की आकृति पाई जाती है। ऐसे ही दोस्तों ये सिल है, सिल देखिए, वो डाइक है, ये सिल है। जब पृथ्वी के अंदर लावा का जमाव क्षैतिज रूप में हो जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है लावा का जमाव, तो उसे सिल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उसे, सिल। और पृथ्वी के अंदर लावा का जमाव अगर हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, यानी समकोण पर होता है सीधा, तो उसे डाइक बोलते हैं दोस्तों। डाइक क्या बोलते हैं उसको, डाइक, है ना, डाइक। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी के अंदर लावा के ठंडा होने से बनी हुई आकृतियां होती है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, अंतर्वेदी आग्नेयशैल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहाँ बनती है। अंतर्वेदी आग्नेयशैल कहाँ पर बनती है, धरातल पर, बी भूपर्पट्टी के भीतर, सी वायुमंडल में, डी समुद्र की सतह पर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऑन द सरफेस के इंट्रूसिव इग्नियस, ऑन द सरफेस तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब है अंदर, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर बनती है, इग्नियस रॉक। तो भू धरातल पर नहीं बन सकती, भूपर्पट्टी के भीतर, वायुमंडल के, वायुमंडल में नहीं बन सकती, समुद्र की सतह पे भी नहीं बन सकती। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भूपर्पट्टी के भीतर, यानी जो हमारी क्रस्ट होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है क्रस्ट, उसके अंदर जो होता है दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेयशैल बनती है। क्योंकि स्टेनोस्फीयर जो होता है दुर्बलता मंडल, वहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वही ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, बहिर्विधि सेल यानी एक्सट्रूसिव रॉक है, बी अवसादी सेल है यानी सेडिमेंट्री रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है, या कायांतरित सेल है। बताइए। जैसा कि हमें मालूम है सेल यानी चट्टान तीन प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। यानी आग्नेय यानी इग्नियस, और अवसादी यानी सेडिमेंट्री, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तीन प्रकार की चट्टानें होती है। तो इसमें से ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, सेल मतलब चट्टान, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान होती है। तो जो ग्रेनाइट होती है दोस्तों वह पृथ्वी के अंदर पाई जाती है ना, और आग क्या होती है, औषधि, बहिर्वेदी, प्लूटोनिक या कायांतरित। तो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है यानी भूगर्भिक यानी प्लूटोनिक रॉक होती है ना। प्लूटोनिक यानी पृथ्वी के अंदर बनती है, भूगर्भी जिसे भी बोल सकते हैं, है ना। पृथ्वी प्लूटोनिक सेल होती है। ग्रेनाइट की क्या कौन सी सेल होती है, आंसर हो जाएगा सी, प्लूटोनिक रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, पी तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसमें डिस्कस किया था, पी तरंगे है ना, जो कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और एस तरंगे जो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पी तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती है, कहाँ कहाँ से पास हो सकती है। बताइए। केवल ठोस से, ओनली ठोस, केवल द्रव से, ठोस, द्रव, गैस, तीनों से, कि केवल गैस से। बताइए। तो पी तरंगे जो कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है दोस्तों, वह ठोस, द्रव, गैस व तीनों माध्यम से पास हो सकती है। केवल ठोस से कौन सी तरंगे वेव्स होती है दोस्तों, तो एस वेव्स जो होती है केवल ठोस से गुजरती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, गुरुत्व विसंगति
क्या है? ग्रेविटी एनामोली का संबंध किससे होता है? बताइए, ग्रेविटी एनामोली क्या है? ग्रेविटी एनामोली का संबंध किससे है? बताइए। इज रिलेटेड टू के तापमान से है, टेम्परेचर से है, या बी प्रेशर से है, या द्रव्यमान के असमान वितरण से है, या वर्षा रेनफॉल से? बताइए क्या हो सकता है आंसर? गुरुत्व विसंगति क्या है? तो गुरुत्व विसंगति जो होती है दोस्तों, है ना, पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, जिससे पृथ्वी की परतों के बीच में जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वह भी अलग होता है। और अगर घनत्व अलग होगा तो विभिन्न परतों के बीच का जो द्रव्यमान है वह भी अलग होगा। जैसे क्रस्ट का अलग होगा, मेंटल का अलग होगा, कोर। जैसे पृथ्वी है ना, तो ये क्रस्ट है, मेंटल है और क्रोड है ना। तो तीनों परतों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर में जब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग होता है, तो वहां पर द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, उसका भी मान अलग अलग होता है, वैल्यूज अलग अलग होती है। तो द्रव्यमान का जो असमान वितरण है दोस्तों, उस द्रव्यमान के असमान वितरण को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर है, सॉरी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन करवाए हैं। लेकिन 40 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको 40 क्वेश्चन से ज़्यादा और करवा चुका है। लगभग यूँ समझ लीजिए कि इस चैप्टर से मैंने लगभग आपको 80 क्वेश्चन के लगभग करवा चुका हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ कुछ अन्य फैक्ट आपको मैं बीच में लाता रहता हूं, जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं पाता है। तो इसी प्रकार आगे भी वीडियो देखने के लिए मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू, कीप वॉचिंग।